हेलो दोस्तों, आज हम एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर हम इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, सब्जेक्ट टू अ फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जो इनपुट इंपोर्ट करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 12 मंथ्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द लाइसेंस, एंड एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड की जो टाइम लिमिट होती है वो 18 मंथ्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। एडवांस ऑथराइजेशन ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसके बेसिस में हम एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है टीजीएफटी के पास। आइए इन्हें समझते हैं। तो पहला जो होता है वो सियोन बेस्ड एडवांस ऑथराइजेशन, इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स भी बोलते हैं। ये प्री डिटरमिन्ड नॉर्म्स होते हैं, डीजीएफटी के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। ये नॉर्म्स बताते हैं कि आपको कितना इनपुट चाहिए एक सर्टेन क्वांटिटी के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक्सपोर्टर्स इन प्री डिटरमिन्ड नॉर्म्स को बेस बनाकर एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अंडर हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी प्रोडक्ट सियोन के अंडर कवर्ड है। अगर हमारी प्रोडक्ट किसी भी रीजन से सियोन के अंडर कवर्ड नहीं है तो हम सियोन के अंदर एडवांस ऑथराइजेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड है सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए कोई सियोन अवेलेबल नहीं है या फिर एग्जिस्टिंग सियोन प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम के अंडर एडवांस ऑथराइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्टर खुद अपने इनपुट आउटपुट नॉर्म्स डिक्लेयर करते हैं और उसके बेसिस पर एडवांस ऑथराइजेशन इश्यू होता है, लेकिन ऐसे केसेस में मैटर नॉर्म्स कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। नॉर्म्स कमेटी डिसाइड करती है फिर कि जो आपने इनपुट आउटपुट रेशियो डिक्लेयर करी है वो सही है या नहीं। यह प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन लाइसेंस आपको डीजीएफटी से स्पॉन्टेनियसली मिल जाता है। आप इंपोर्ट भी स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कर देते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, लेकिन मैटर आपका उसके बाद नॉर्म्स कमेटी में रेफर हो जाता है। और नॉर्म्स कमेटी में एक बार मैटर रेफर हो गया तो नॉर्म्स कमेटी में इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि नॉर्म्स कमेटीज में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कई केसेस में तो 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है नॉर्म्स को नॉर्म्स कमेटी से फिक्स कराने में। थर्ड जो कैटेगरी है वो है नेट टू नेट बेसिस पे। अगर आपकी फिनिश प्रोडक्ट इंजीनियरिंग गुड्स है तो आप लाइसेंस को नेट टू नेट बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप की कंपनी एसी बनाती है एंड दे नो कि एक एसी बनाने में एक ही कंडेंसर कॉइल लगती है, तो उसको लाइसेंस को आप नेट टू नेट बेसिस पे भी इशू करा सकते हैं और वो लाइसेंस आपका नॉर्म्स कमेटी में रेफर नहीं होता। ये वो केसेस हैं जिसमें कोई वेस्टेज हम डिक्लेयर नहीं करते और हम नेट टू नेट पे ही लाइसेंस को अप्लाई करते हैं, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है। फोर्थ है सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम। ये स्कीम डीजीएफटी ने कुछ साल पहले ही लॉन्च की है। ये स्कीम उन एक्सपोर्टर्स के लिए है जो 2 स्टार या उससे ऊपर का स्टेटस होल्डर रखते हैं और जिनके पास एईओ सर्टिफिकेट भी है। इस स्कीम के बेनिफिट ये है कि इसमें मैटर्स नॉर्म्स कमेटी को रेफर नहीं होता है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट बेस्ड स्कीम है, लेकिन नॉर्म्स कमेटी रैंडम बेसिस पर स्पेशल ऑडिट इसमें कंडक्ट करती है और कुछ केसेस में फिजिकल विजिट भी होती है डिपार्टमेंट की तरफ से टू चेक कि वेदर इनपुट आउटपुट रेशियो डिक्लेयर्ड while obtaining the license is correct or not। और लास्ट है फिफ्थ एडहॉक नॉर्म्स के बेसिस पे। अगर आपके प्रोडक्ट्स के लिए कोई एग्जिस्टिंग नॉर्म्स नहीं है तो आप डीजीएफटी से एडहॉक नॉर्म भी फिक्स इसमें करा सकते हैं। इसमें आपको डीजीएफटी के पास एक डिटेल्ड एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है जिसमें आप अपनी रिक्वायर्ड इनपुट्स और प्रपोज आउटपुट क्वांटिटी को डिटेल में बताते हैं। नॉर्म्स कमेटी ये मैटर डिसाइड करती है और नॉर्म्स फिक्स होने के बाद फिर उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। इसको हम एडॉक नॉर्म्स बेसिस पे बोलते हैं। ये थे एडवांस ऑथराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स के ओवरव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। Thank you.